नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। भाजपा की नवीन टीम की पहली बैठक जारी, चुनावी रणनीति के साथ संगठन पर हो रहा है मंथन। संवैधानिक पद पर पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की बनेगी रूपरेखा। चवन्नी से रुपया बयान पर सियासी पारा हाई, मायावती ने बताया जाट समाज का अपमान। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अखिलेश को लिया आड़े हाथ। पी की परिभाषा पर घिरे अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कटाक्ष। कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग, आज पी का मतलब पिछड़ा तो कल पंडित। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का प्रदर्शन तेज, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर बवाल। छात्रों से भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता, भाजपा ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। और पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत आज दूसरे दौर के अभियान की करेगा शुरुआत। ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगी भिड़ंत, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद आज राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में 3 अहम बैठक हो रही है। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई है, जो दोपहर 12 बजे तक चलने वाली है। इस बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी पार्टी पदाधिकारी का अभिनंदन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया जा रहा है। दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर ये चर्चा होगी। तीसरी बैठक शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। नितिन नवीन ने हाल ही में अपनी पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों का ऐलान, और उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। 3 अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जाना है। सुबह 10 बजे से पहली बैठक की शुरुआत हुई है और आपको बता दें कि इसमें मूल रूप से ये परिचय बैठक है, जिसमें जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन सब के परिचय के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस मौके पर याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इसके बाद ये बैठक की शुरुआत हुई। नई टीम का औपचारिक परिचय, राष्ट्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे विभिन्न विषय, कई ऐसे विभिन्न मुद्दे जिन पर आज मंथन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन संग प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी होनी है। शाम 6 बजे प्रदेश अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और उससे पहले सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों का परिचय एक दूसरे से कराया गया। चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, सबसे पहले तो इस बैठक के बारे में बताइए, जो सुबह 10 बजे से शुरुआत जिस बैठक की हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि परिचय बैठक है, लेकिन क्या इसमें भी कोई विषय हैं जिन पर चर्चा करने की संभावनाएं नजर आती है? राजेश, सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है हमारी?
हाँ, देखिए संध्या, यह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली जो पहली कैबिनेट का गठन हुआ है, जो नवगठित भारतीय जनता पार्टी की, हाँ हाँ, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कमेटी है, उस कमेटी की ये पहली बैठक है और इस बैठक में तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जो नवगठित टीम है वह टीम इस बैठक का हिस्सा है। और सबसे जो दिलचस्प बात है संध्या, वो ये कि जो पुरानी कैबिनेट है, जो पुराने लोग हैं जिनको इस कमेटी में जगह नहीं मिल पाई, उन लोगों को भी इस बैठक में खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। यानी कि नए और पुराने कैबिनेट का ये सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। दोनों लोगों का परिचय, अभिनंदन का कार्यक्रम तो है ही, बैठक भी इसमें आयोजित की गई है और बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक लगभग 1.5 घंटे से चल रही है और इस बैठक के बाद जो विस्तारित भवन है भारतीय जनता पार्टी का, 12:30 बजे वहां पर बैठक शुरू होगी, जिसमें राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया है और एक बैठक यहां शाम में फिर आयोजित की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिन भर बैठकों का दौर चलेगा और जब 10 बजे ठीक विजुअल अपॉर्चुनिटी के लिए कैमरामैन लोगों को अंदर बुलाया गया था, तो बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण के साथ इस बैठक का शुभारंभ किया। और हम जानते हैं कि दोनों प्रणेताओं के भगीरथ प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्पांजलि किया और पुष्पांजलि करने के बाद ये बैठक शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जो नए लोग हैं वो उनको कहीं ना कहीं कई तरह के निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे काम करना है। जो मीडिया के लोग हैं वो मीडिया के लिए कैसे काम करेंगे, पार्टी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमाम जो महासचिव हैं या फिर जो सचिव हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, इसके लिए जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो उन्हें कहीं ना कहीं कमर कसकर तैयार होने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ टिप्स देने की कोशिश करेंगे। और वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी तमाम लोगों को निर्देश देंगे उन्हें कि जनता के बीच कैसे जाना है, पार्टी की गतिविधियों को कैसे जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में चुनाव को लेकर भी पार्टी जो है अपनी रणनीतियों का खुलासा इस बैठक में कर सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जब 12 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारित भवन है वहाँ पर 12:30 बजे के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत कर रहे हैं। और राजेश, जिस तरह से हम देखते हैं, देखिए इसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कह लीजिए या फिर जिस तरह से संगठन को किस तरह से मजबूत बनाना है, इसको लेकर के ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के पहले ही तैयारियां की जाए, वर्ष भर हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक्सरसाइज चलती रहती है। और उसी की कड़ी में आज जो ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य के जो कार्यक्रम है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मोदी 25 कार्यक्रम की रूपरेखा भी आज इसी बैठक में तय होने वाली है, जिसे जिला स्तर तक किस तरह से पहुंचाया जाए, शायद इस पर मंथन होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा संध्या कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में मंथन का दौर पूरे साल भर चलता है। कार्यकर्ता 24/7 अपने कार्यों में जुटे रहते हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार मशक्कत करते हैं कि जनता की जो भावनाएं हैं उसके साथ खुद को संबद्ध किया जाए और सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कोशिशें भी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा चलती रहती हैं। आपने देखा कि नवंबर में बिहार में चुनाव जो है वो खत्म हुआ और बंगाल के लिए बीजेपी ने अपना अभियान शुरू कर दिया। आपने देखा कि नितिन नवीन की जब ताजपोशी हुई, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने तुरंत बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में यात्राएं करना जो है वो शुरू कर दी। तो बीजेपी में कहीं ना कहीं सालों भर किसी भी कार्यक्रम का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि रोज किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने कार्यकर्ताओं को जहां चाक चौबंद किया जाता है, वहीं जनता से जुड़ने के लिए पार्टी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने संगठन के पदाधिकारियों को हिदायत देते हैं, निर्देश देते हैं, उन्हें
ये बताते हैं कि कैसे जनता से जुड़ना है, सरकार की नीतियों को जनता के बीच कैसे ले जाना है, संगठन और सत्ता के बीच कैसे संतुलन साधना है, इसके गुण कहीं ना कहीं सालों भर सिखाए जाते हैं। लिहाजा यह जो बैठक है, इस बैठक में इस बार नितिन नवीन ने युवा चेहरों पर बहुत भरोसा किया है। आपने देखा कि जो बहुत सारे नए चेहरे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पर नए कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उन कंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिप्स देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष, वो चाक चौबंद कर पूरे हुनर सिखाकर वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को जनता के बीच भेजेंगे। सालों भर उन्हें पार्टी के लिए काम करने की नसीहत देंगे, निर्देश देंगे। इसके लिए ये बैठक जो है आयोजित की गई है। और जो पुराने चेहरे हैं जिन्हें इस बार नवगठित टीम में जगह नहीं मिल पाई, उन लोगों को खास तौर पर इसलिए बुलाया गया कि उनके पुराने संस्मरण, पुराने अनुभव पार्टी के कैसे काम आए, उनसे कैसे नई पीढ़ियां सीखेंगी, कैसे उन्हें सीखकर जनता के लिए सर्वसुलभ बनाने की कोशिश करेंगी। लिहाजा दोनों लोगों को इसमें खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। जो पुराने चेहरे हैं उनको भी, और जो नए लोग हैं, जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनको भी, दोनों लोगों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कमर कसकर तैयार होने की नसीहत दे रही है, ताकि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके लिए भी उनको तैयार किया जाए। और पार्टी के जो कार्यक्रम सालों भर देश के विभिन्न हिस्सों तक चलते रहते हैं, उसके लिए भी कैसे नई नई जिम्मेदारियों में नए नए लोगों को कमर कसकर तैयार रहने की नसीहत दी जाएगी। इसके लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब विस्तारित भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी, वहाँ चूँकि हॉल बहुत बड़ा है, लिहाजा उसमें पार्टी के तमाम जो अध्यक्ष वहाँ पर जमा होंगे, उनके साथ जब उनका संवाद होगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक पहला और बृहद अनुभव उन पार्टी पदाधिकारियों के लिए होगा जो पहली बार नवनियुक्त पदाधिकारी हैं और इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी नजर आती है कि पुराने कार्यकर्ता जो हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं और नए कार्यकर्ताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी जोड़ती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 54 से रुपया वाले बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश का बयान अमर्यादित है, ये बात मायावती ने कही है और साथ ही साथ इस बयान को शर्मनाक भी बताया है। अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता और चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे जाट समाज से माफी मांगने की मांग भी मायावती ने की है। तो 54 से रुपया वाला जो बयान है अखिलेश यादव का, वो अब खुद अखिलेश यादव और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मायावती ने यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। PDA में P की हर बार अलग अलग व्याख्या की जाती है, यानी कि वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। हर बार P शब्द को बदल दिया जाता है, अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। सपा ने गुंडों माफियाओं को संरक्षण दे रखा है, ये बात मायावती ने की है और अखिलेश यादव पर सीधे हमला बोला है। सपा का सहयोगियों के प्रति रवैया अविश्वसनीय रहा है, ये बात भी कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल
राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है। यानी कि जिस चवन्नी का उदाहरण वो दे रहे हैं, तो छोटे छोटे दलों को वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साधती है समाजवादी पार्टी, राजनीतिक स्वार्थ के लिए गठबंधन करती है सपा। यूपी की जनता सपा से सावधान रहे, ये बात भी मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया में कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहना चाहिए ताकि समाजवादी पार्टी किसी तरह से उन्हें बरगलाने का काम ना करे। अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन ही लाता है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया है। योगी ने कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और पी का मतलब आज पिछड़ा तो कल पंडित, तो वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान भी बता सकते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई है। पुतला फूंकने पर बवाल मचा है और रांची में इसी से बढ़ा तनाव। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र का प्रदर्शन तेज हुआ। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का विरोध एक बार फिर देखने को मिला। अल्बर्ट एक्का चौक पर ये प्रदर्शनकारी जुटे। रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में झड़पें भी हुई हैं। झड़प से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई, छात्रों का ये प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने एक बार फिर से छात्रों को तितर बितर करने के लिए उन पर कहीं ना कहीं कहर बरपाया। सोरेन राहुल के पुतले फूंकने पर हंगामा बढ़ा। पुलिस के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प भी हुई और जेएमएम समर्थकों और छात्रों के बीच टकराव की तस्वीरें भी सामने आई। अब छात्रों का सोरेन सरकार पर सीधे सीधे हमला एक बार फिर से तेज हो गया है। छात्रों ने कहा है कि धोखा और विश्वासघात हमारे साथ हुआ है, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके साथ अविश्वासपूर्ण रवैया अपनाया है। और इस सब के बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों को तैनात किया था। उन्होंने दावा किया कि इन गुंडों ने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। तो बीजेपी का जेएमएम पर हल्ला बोल, छात्रों से मारपीट पर बाबूलाल मरांडी भड़के हैं। छात्र जेएमएम की झड़प पर सोरेन एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम के गुंडों का हमला शर्मनाक बताया है बाबूलाल मरांडी ने। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए ये नजर आए जेएमएम के जो लोग थे। छल के बाद छात्रों का गुस्सा लाजमी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन और आंदोलन करना गलत नहीं है। मरांडी का जेएमएम पर गंभीर आरोप है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेएमएम की अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, जबकि छात्र अपनी बात रख रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तो जायज़ है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी बाबूलाल मरांडी ने की है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सामान्यतया होते रहता है और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। और हम सब लोगों ने भी देखा है, क्या जानते हैं, पुतला का भी छीना झपटी होता है। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे।
अगली खबर पंजाब से। यहाँ भी हालात कुछ सामान्य नहीं हैं, क्योंकि सरकार विरोधी स्वर एक बार फिर यहाँ पर तेज हो गए हैं। इस बार राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित डीए और डीआर के भुगतान का मामला फिर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। डीए की मांग को लेकर पंजाब के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान में देरी उनके अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को लंबित डीए डीआर तत्काल जारी करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे। 4.5 साल से मुलाजमों की एक भी बात सरकार ने नहीं मानी आज तक। उसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहे, समय समय पर सरकार को मांग पत्र और सरकार से मीटिंगें होती रही। सरकार किसी भी मीटिंग का सही जवाब आज तक नहीं दे पाई। पंजाब के टोटल 52 डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने जलंधर के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन के अंदर ये ओथ दिया है। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां सारे मुलाजिम ये ओथ ले रहे हैं कि हम इस सरकार को जो है वो वोट नहीं डालेंगे। चंडीगढ़ में एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग यानी ईटीटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करीब 180 शिक्षकों ने अपने परिवारों के साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि वो लंबे समय से भर्ती और शिक्षा विभाग में कई स्तरों पर कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर किसी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती घोटाले और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग के उन लोगों को तुरंत निलंबित करने की मांग भी की जिन पर बड़ा घोटाला करने का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों की पुलिस से झड़प भी हुई और बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाकर हिरासत में लिया। उनका कहना है कि साल 2016 में भर्ती के बाद उन्हें प्रक्रिया में खामियों का हवाला देकर बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बहाली हुई। शिक्षक अब आईएएस रिपोर्ट का हवाला देकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन फिनाइल्फ्राइन संयोजन वाली दवाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चों की सर्दी खांसी वाली ये दवा पर सख्त कदम उठाया गया है और इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स सावधान हो जाएं। सर्दी खांसी की एफडीसी दवाओं पर रोक लगा दी गई है। क्लोरफेनिरामाइन फिनाइल्फ्राइन कॉम्बिनेशन पर बैन लगाया गया है। बच्चों में इस्तेमाल से जोखिम का हवाला दिया गया है। क्यों इसे बैन किया गया, ये बताया गया है क्योंकि बच्चों पर इसके इस्तेमाल से जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने सुरक्षित विकल्पों पर जोर दिया है कि इसके अलावा आप अन्यत्र विकल्प चुन सकते हैं। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर यह फैसला किया गया है। सरकार ने प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया है। अब सभी संबंधित फॉर्मुलेशन दायरे में निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की हिफाजत करें और थोड़ा सा सावधान रहें। पैकेट पर साफ चेतावनी जरूरी है। 4 साल से छोटे बच्चों को ये आपको नहीं देना है और अप्रैल 2025 में भी इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। 2025 के प्रावधान का ही दायरा आगे के लिए बढ़ाया गया है। तो इन दवाओं पर शिकंजा 4 साल से छोटे बच्चों को आपको नहीं देना है, यानी कि बच्चों के लिए जब भी आप दवा लेते हैं तो खास तौर पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 2025 के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यूथ समिट से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध विरासत स्थल तोटलाकोंडा का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने प्राचीन बौद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्व को करीब से जाना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सभी ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने इस विरासत स्थल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के विरासत स्थल पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के डेलीगेट्स ने बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट की विजिट करी वाइजैक में।
बहुत अप्रिशिएट करा सभी ने देखा। इंडिया की हेरिटेज साइट दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर आवर नेशन बट फॉर वर्ल्ड। सावन के महीने में वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुताबिक हर सोमवार पर करीब 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ट्रस्ट के अनुसार सावन में अब तक करीब 53 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। धाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है और प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। वर्ष 2026 का जो रहा है, इसमें हमारे पास जो सोमवार के श्रद्धालुओं की संख्या है 5 लाख 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। शेष तिथियों में भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी संख्या। कुल 19 दिन बीते हैं श्रावण मास के। उस 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए हमारे 9 दिन और हैं, उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुँचेगा, ऐसा हमारा आकलन है। और यही आकलन शुरू में व्यक्त भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP जो हमारा बनाया गया है, उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्लूकोज वितरण, पेयजल वितरण, ORS वितरण, जो शिशु फीडिंग कक्ष जो बनाए गए हैं, उसके माध्यम से मातृत्व वाली माताओं को वहाँ पर सुविधा दिया जाना, ये सभी सुविधाएँ यहाँ प्रदान की जा रही हैं। सुरक्षा की सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त जो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी कर लिया गया है कि प्लास्टिक पात्र लेकर ना आएँ। सभी श्रद्धालुओं से यह भी निवेदन किया गया है खाली पेट लाइन में न लगें, क्योंकि दर्शन की अवधि अगर लंबी होती है, कई बार लोगों को चक्कर आता है। इस बार के श्रावण की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि 25 से 30 मिनट का मैक्सिमम जो वेटिंग टाइम रहा है, तो इस बार आया है और सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगमतापूर्वक और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं। बात मौसम से जुड़ी खबर की करते हैं। देश के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंपावत, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बारिश और आंधी की चेतावनी है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका है। इधर दिल्ली NCR में आज तड़के से ही मौसम बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुबह सुबह बारिश होने से दिल्ली NCR में मौसम भी बदला बदला नजर आया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है और ग्रामीणों को खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ पीने के साफ पानी की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहत की जरूरत बनी हुई है। बाढ़ से प्रभावित आम जनता ने आप बीती बताई है। पूरा गांव में पूरा पानी घुस गया। अभी घर घर में पानी भी है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। पूरा मगरमच्छ भी आया गांव को, पूरा सबका भय है। मगरमच्छ किधर जाएंगे, क्या करेंगे वो भी मालूम नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं पा रहे हैं और खाना पीना के तो मुश्किल है और फिर उनका चूल्हा नहीं जल रहे है और बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर बहुत दुख में है यहाँ लोग। और इस तरह हाल ही में 17-18 GP पूरा पानी में है। राजकनिका में भी 8 और पट्टामुंडई में 15 GP और फिर म्यूनसिपल में 11 वार्ड और फिर राजनगर, इस तरह 70 GP हमारी केंद्रापड़ा जिला में पूरा बाढ़ में है और पानी में है और जनता की हालत बहुत बुरा हालत है यहाँ। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स देशों के युवा मामलों के मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। भारत इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही कल ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी।
इन दोनों महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इस कार्यक्रम के संचालन में हिस्सा ले रही हैं। युवा मंत्रालय के मुताबिक आज की बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा है। वहीं 23 तारीख को होने वाली बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के खेल मंत्री आपसी सहयोग और खेल कूटनीति बढ़ाने पर मंथन करेंगे। अगले महीने भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कभी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए बना 4 देशों का समूह ब्रिक आज दुनिया की करीब आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 से ज्यादा हिस्सा संभालने वाले बड़े भू राजनीतिक मंच में तब्दील हो चुका है। आखिर ब्रिक्स क्यों रखता है भारत के लिए इतनी अहमियत? आप देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही दिल्ली में कई विश्व नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है? दरअसल बात हो रही है ब्रिक्स की, एक ऐसा समूह जो कभी सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश, भागीदार देश और विशेष आमंत्रित सदस्य देशों का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए ब्रिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां भारत अमेरिका और यूरोप से अपने संबंध बनाए रखते हुए रूस, चीन और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ भी बातचीत करता है। यानी भारत के लिए ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच है और 2026 में इसकी जिम्मेदारी भारत के पास है। भारत ने अपनी ब्रिक्स चेयरशिप की थीम रखी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलेपन, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के जरिए भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना। और यही वजह है कि भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट सिर्फ एक इंटरनेशनल मीटिंग नहीं माना जा रहा। ये उस समय हो रहा है जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। व्यापार, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर बड़े सवाल सामने हैं। ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर भारत के नेतृत्व में इस बार ब्रिक्स की कोशिश होगी वर्तमान वैश्विक तनाव पर एक साझा वक्तव्य या साझी चिंता जाहिर करना। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों के अपने अपने हित हैं। कई मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को जब मैं कवर कर रहा था, तब वहां पर वर्तमान वैश्विक संकट पर ईरान और यूएई जैसे देश आमने सामने आ गए थे। ऐसे में कोई साझा चिंता या वक्तव्य लाने की भारत की कोशिश असफल हो गई थी। इसलिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत की असली चुनौती सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि इतने अलग अलग देशों के बीच कंसेंसस बनाना और उसे कंक्रीट कोऑपरेशन में बदलना है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स को सिर्फ 5 देशों का पुराना समूह समझना अब सही नहीं होगा। ये एक विस्तारित ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत की अध्यक्षता में 2026 का ब्रिक्स समिट ये तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या ब्रिक्स सिर्फ दुनिया की बदलती आर्थिक ताकतों का मंच बना रहेगा या आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना लॉन्च की। नई योजना के तहत भारतीय मोबाइल ब्रांड विकसित किए जाएंगे। इससे एमपीएमएस अवधि में कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट।
भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इसका मुख्य फोकस उत्पादन का पैमाना बढ़ाने, घरेलू स्तर पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जोड़ने और भारतीय इनोवेशन को बढ़ावा देने पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 साल की ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसका मकसद भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनाना है। मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है, एक मोबाइल फ़ोन में करीब करीब 1000 पार्ट्स होते हैं। अगर आप चार्ट देखोगे, ये 2026 का चार्ट है। इस चार्ट में आपको बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है और उसमें मैक्सिमम MSMEs हैं। मैक्सिमम ये जो प्रोडक्शन के कंपोनेंट प्रोडक्शन के इसमें इकोसिस्टम में आप देख रहे हो, मैक्सिमम MSMEs हैं। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज़ डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए। इस योजना के तहत 2 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। पहला है बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन का उत्पादन और दूसरा भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2.25 से 5% तक इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं भारतीय ब्रांड्स को 5% इंसेंटिव मिलेगा। भारतीय डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त 3% इंसेंटिव का प्रावधान है। इसके अलावा मोबाइल फोन के प्रमुख कंपोनेंट्स और सब असेंबली की घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए 1.5% तक अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी योजना का मकसद मेक इन इंडिया से लेकर डिजाइन और कंपोनेंट्स तक पूरी वैल्यू चेन को भारत में मजबूत करना है। भारत पहले ही वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जाते हैं। साल 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी भी बन गया। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से इस रफ्तार को और बढ़ाने की तैयारी है। योजना के दौरान देश में करीब 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन उत्पादन का अनुमान है। साथ ही करीब 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते लगातार तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी के बाद
तेहरान की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। ट्रंप ने उन देशों पर भी आर्थिक कार्रवाई की बात कही थी जो ईरान को किसी भी तरह की मदद या राहत दे रहे हैं। इसके जवाब पर ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी नए खतरे का जवाब व्यापक और निर्णायक होगा। अब्दुल्लाही ने आगे कहा कि ईरानी सेना दुश्मन की हर नई चुनौती का कड़ा और विनाशकारी जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान पर इतिहास की सबसे कड़ी वित्तीय पाबंदियां लगाने की योजना का ब्यौरा जल्द ही जारी किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरानी नेतृत्व पर दबाव बढ़ाना है। खेल की खबरों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम शनिवार को वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के अपने पहले मुकाबले में मेजबान और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम के लिए अब एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अभिषेक ने वर्ल्ड कप में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बेहतरीन फील्ड गोल किए थे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट में शानदार लय में है। वो अब तक 5 गोल कर चुके हैं और फिलहाल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला रविवार से कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है, लेकिन साथ ही नजर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर भी है। कैसे, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस खास रिपोर्ट के जरिए। आप देखिए इस दिलचस्प रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेस्ट को 165 रन से जीतने के बाद अब भारतीय टीम का काफिला कोलंबो में मौजूद है, जहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला रविवार से खेला जाना है। टीम इंडिया की नजर इस टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी। साथ ही साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने समीकरण को और मजबूती देने की रहेगी। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसान हैं? अगर पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के। खास तौर से हमने देखा था कि किस तरह से पहले टेस्ट में चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, एक सटीक कॉम्बिनेशन वहाँ पे सामने दिखा। मानव सुधार ने 131 रन देकर के 10 विकेट हासिल किए और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अहम मौके पर वो विकेट निकालने में कामयाब रहे। लेकिन इस सबसे आगे बढ़ करके अब बात करते हैं कि क्या विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया अपने आप को पहुंचा पाने में कामयाब रहेगी। तो सबसे पहले स्थिति अगर देखें तो टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को जीतना होगा। 2-0 से टीम अगर सीरीज को जीत पाती है तो टीम के जो WTC में पॉइंट्स परसेंटेज होंगे वो 57.57 के आसपास पहुंच जाएंगे। वहीं बात अगर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले की करें तो जैसा कि बांग्लादेश की हालत खस्ता है दूसरे टेस्ट में, तो अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में हरा देता है तो उस स्थिति में बांग्लादेश जो है वो अंक तालिका में टीम इंडिया से नीचे आ जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम को अपने जो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है वो अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, 2 मैच की टेस्ट सीरीज। वहां पर उम्मीद करनी होगी कि टीम इंडिया 2-0 से न्यूजीलैंड को हराए। भारतीय टीम के पास अब कुल मिलाकर के 8 टेस्ट मैच बचे हैं, जिसमें से अगर टीम 7 टेस्ट मैच जीतती है तो टीम का जो पॉइंट परसेंटेज है WTC में वो 68 के आसपास हो जाएगा। जबकि अगर टीम 8 टेस्ट मैच जीत जाती है, जो कि आसान नहीं रहने वाला, तो उस स्थिति में भारतीय टीम का जो पॉइंट परसेंटेज है WTC में वो 74 के आसपास रहेगा। आपको बता दें कि पिछली बार जब 2023 में टीम इंडिया ने WTC का फाइनल खेला था तब टीम का जो पॉइंट परसेंटेज था वो 58 के आसपास था। दूरदर्शन न्यूज के लिए मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। सुहृद कार्ये